बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इन दिनों जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रॉप्स फटालिस। पहली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हाइड्रॉप्स फटालिस होता क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होती है और इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रॉप्स फटालिस। दोस्तों, इसकी मैनेजमेंट पे जाने से पहले दो चीज़ें आपको बता दूं कि अगर बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, जेनेटिकली कुछ चेंजेस हैं, तो उनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह कोई प्री फॉर्म बच्चा जब माँ की पेट के अंदर है उसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी चीज़ें हैं, अगर इम्यूनोलॉजिकल है और इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से है तो उसको रोका जा सकता है। अब बच्चे की जो मैनेजमेंट है वो दो तरीकों से की जाती है। एक उसकी मैनेजमेंट है इंट्रायूट्राइन, यानी बच्चा जब माँ की पेट के अंदर है, और दूसरी है पोस्टनेटल, बच्चे की डिलीवरी के बाद। दोस्तों, जब बच्चा माँ की पेट के अंदर है तो उस दौरान बच्चे का जब ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर लिया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ब्लड ग्रुप भी पता होता है जो कि नेगेटिव होता है, और माँ का नेगेटिव होने के साथ बाप का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो, और बच्चे का ब्लड ग्रुप इंट्रायूट्राइन ही चेक कर लिया जाता है कि ये क्या है। और उसके बाद अगर उसको साइन एंड सिम्टम यानी पेरिटोनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसको फ्लूइड एक्युमुलेट होना शुरू होता है, तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उसके लंग्स का हाइपोप्लेजिया हो, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, तो उसके लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं उनमें नंबर एक है दैट इज का थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस से मुराद ये है कि इंट्रायूट्राइन बच्चे की ग्रोथ के दौरान अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल के थ्रू जो बच्चे की चेस्ट कैविटी के अंदर पानी या वाटर मौजूद है, जिसको प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि बच्चे की लंग्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके साथ साथ जो दूसरी कैविटी है बॉडी की दैट इज पेरिटोनियल, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी अगर फ्लूइड मौजूद है तो उसके लिए दो ऑप्शन अडॉप्ट किए जा सकते हैं। या पैरासेंटीसिस है, यानी फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी से रिमूव किया जाता है बच्चे की, या फिर दूसरी जो सूरत है एक बाईपास यानी शंटिंग की जाती है, जिसको पेरिटोनियो एमनियोटिक शंटिंग कहा जाता है। इसकी बतौल बच्चे के पेट से जो पानी मौजूद है, जो असाइटिस है, उसको अमनियाटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे की HB कम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इस HB को रिप्लेस करने के लिए इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। और नंबर 4 कि अगर बच्चे का कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल सैक्रल टेराटोमा है, तो इंट्रायूट्राइन रिसेक्शन ऑफ टेराटोमा भी की जा सकती है ताकि लेटर ऑन बच्चे का साइज बहुत ज़्यादा ना हो और पैदाइश के दौरान बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। ये तो प्रोसीजर थे जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान किए जाते हैं। इनमें से अगर कोई बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद की जो ट्रीटमेंट है दैट इज पोस्टनेटल ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये बच्चे जिनके अंदर हाइड्रॉप्स फटालिस होता है, आदर इट इज इम्यूनोलॉजिकल और इट इज नॉट इम्यूनोलॉजिकल, इन दोनों सूरतों के अंदर इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, दैट इज 10%। जो RH इनकम्पैटिबिलिटी या इम्यूनोलॉजिकल है उनका सर्वाइवल रेट तो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो हार्ट राइट वेंट्रिकल है उनके दरमियान सेप्टम में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई सुराख है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का सुराख है और कितनी बड़ी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है, उसको लेटर ऑन
करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इतने छोटे बच्चों के अंदर फिर भी सर्वाइवल की चांसेस कम होते हैं। ओवरऑल इन दोनों सूरतों को हम मिला के कहते हैं कि इसका सर्वाइवल रेट 10% होता है। लेकिन अगर ये बच्चे सर्वाइव कर भी जाएं तो लेटर ऑन इनके अंदर हाइपोक्सिया की वजह से न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिफेक्ट्स जो है वो इनके अंदर रह जाते हैं। अगर कोई बच्चा डिलीवर हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिससिटेशन की जाती है, जिसके अंदर ABC सिस्टम जो है वो उसके मुताबिक बच्चे की प्रॉपर रिससिटेशन करने के बाद उसके काज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि उसका काज क्या है, अदर इट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी और अदर बर्थ डिफेक्ट्स, और डिपेंडिंग अपॉन दी काज ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है कि बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड का ओवरलोड है तो उसके लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। इसी तरह ये बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की जाती हैं। इसी तरह स्टीरॉयड्स हैं, ऑक्सीजन है, और अगर बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको साइनोसिस है और वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को ले नहीं रहा और बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को ETT यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब, मुंह के अंदर से एक ट्यूब डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर हम ले जाते हैं और बाहर से आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन दी जाती है। तो ऐसी सूरत में बच्चों को वेंटिलेटर के ऊपर भी डाला जा सकता है, और बाद में बच्चों के टेम्परेचर को कंट्रोल करने और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए ऐसे बच्चों को इंक्यूबेटर के अंदर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं, अगर उनकी कैविटीज़ के अंदर भी फ्लूइड मौजूद हो, फॉर एग्जांपल थोरेसिक कैविटी चेस्ट के अंदर है तो उसके लिए थोरैकोसेंटीसेस, और अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है यानी पेट के अंदर हो तो इसके लिए पैरासेंटीसेस, और अगर पेरिकार्डियल यानी हार्ट के बाहर जो स्पेस होती है तो उसके लिए कार्डियोसेंटीसिस ये प्रोसीजर किए जाते हैं। और इन अबनॉर्मलिटीज़ के साथ अगर बच्चों के अंदर कोई अरिदमियाज है यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है या कम है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बच्चों को एंटी अरिदमिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रॉप्स टैलिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है और ऐसे बच्चों का आउटकम क्या होता है। तो अगली वीडियो तक वेट करें, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।